Hello friends, you are welcome in the English class. Myself Brinder Singh Negi. Now this is the third poem in your textbook Flamingo in poetry section. The title of this poem is Keeping Quiet, which means be silent. Keeping quiet means be silent. Keeping quiet का जो तात्पर्य है उसका तात्पर्य है कि शांत रहना। इस पोएम के जो राइटर हैं, द राइटर ऑफ दिस पोएम इज पैब्लो नेरुडा। पैब्लो नेरुडा इस पोएम के लेखक हैं एंड इट इज हिज पेन नेम। पैब्लो नेरुडा इज हिज पेन नेम एंड हिज फुल नेम इज नफ्ताली रिकार्डो रेस बोशाल्टो। हिज फुल नेम नफ्ताली रिकार्डो रेसेस बोशाल्टो, इनका जो है पूरा नाम है। Who was born in the town of Parral in Chile. इनका जन्म जो है चिली के पैरल कस्बे में हुआ था इन 1904 सन 1904 में। एंड नेरुडा पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेज। जो नेरुडा की जो पोएम्स हैं वो फुली इजीली अंडरस्टूड हैं, मतलब सरलता से समझी जाने वाली कविताएं हैं, which makes them no less beautiful. उनमें यद्यपि जो पोएम के रिदम्स होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो स्टेप्स होते हैं उनसे वह नहीं जानी जाती है, बट we understand about the poem of Pablo Neruda. It means easily understood. फिर भी जो है सरल रूप में समझी जाने वाली इनकी कविताएं हैं, उन्हीं में से ये कीपिंग क्वाइट है। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. सन 1971 में उनके जो लिटरेचर से, साहित्य से रिलेटेड जो वर्क थे, एक्टिविटी थी, जो उनके रिटर्न वर्क थे, उसके लिए उन्हें एक नोबेल प्राइज जो वर्ल्ड फेमस प्राइज है उससे उन्हें नवाजा गया। इन दिस पोएम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस कविता में जो पैब्लो नेरुडा है उन्होंने विशेष रूप से जो क्या किया है, जोर दिया है किस पे, एग्जामिन वंस ओन थॉट्स, मतलब इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मचिंतन करना। इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहा गया है एग्जामिन वंस ओन थॉट्स, मतलब अपने विचारों को क्या करना, गहनता से अध्ययन करना या चिंतन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ताकि जो है हम एक पारस्परिक समझदारी, एक दूसरे को समझने की जो विचार हैं उनको समझ सकें एमंग ह्यूमन बीइंग्स, हमारे मानव के बीच में। इस कविता में कहा गया है कि व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। जो ये टाइटल है कीपिंग क्वाइट, ये आपको क्या बताता है, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, और ये आपके विचार में ये कविता किसके संबंध में हो सकती है। तो चलिए आते हैं और इस जो कीपिंग क्वाइट जो पोएम है, इस पोएम पे अध्ययन करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पे कवि क्या कहते हैं। In the first two line, the poet Pablo Neruda is telling, now we will count to 12 and we will all keep still. In these two lines, the poet Pablo Neruda is requesting all the human beings, now we will count to 12. It means the poet is telling, now अब हम क्या करें, काउंट करें। इट मीन्स रिसाइट नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हम बल क्या करें, जो बढ़ते हुए क्रम में क्या करें, गिनती शुरू करेंगे, और गिनती शुरू करने के बाद वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सब क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। इन दो लाइन में कवि ने बताया है। नेक्स्ट स्टेंजा, फॉर वंस
for once on the face of the earth, let's not speak in a language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. In these 4 lines, the poet Pablo Neruda is telling about human being for once on the face of the earth. On the face of the earth. The face means the surface जिसे कहा गया है, सतह जिसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर हम जो पृथ्वी पर जीवन यापन कर रहे हैं उस पर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज का तात्पर्य है कि हम किसी भी क्रियाकलाप को कुछ क्षण के लिए ना करें और उसको क्या करें. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. कुछ क्षण के लिए हम जो अपनी एक्टिविटी है उसको क्या कर रहे हैं, रोक दें. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. इस प्रकार से जो नॉट मूव आवर आर्म्स मींस सीज आवर एक्टिविटी. हमारी जो क्रियाकलाप हैं उनको क्या करें, अपने क्रियाकलाप को कुछ क्षण के लिए हम बंद कर दें. इन दिस 4 लाइन द पोएट इज डिस्क्राइबिंग all human being. Let's stop for 1 second, not move our arms so much. In another stanza, it would be an exotic moment without rush, without engine. We would all be together in a sudden strangeness. In this stanza, the poet Pablo Neruda is describing about it would be an exotic moment. Exotic means here strikingly unusual, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास बल क्या होगा. When we stop our language for 1 second, it would be an exotic moment. यह बल हमारे लिए क्या होगा, एक असाधारण सा एक समय क्षण होगा जिस समय हम क्या करेंगे, विदाउट रस. विदाउट रस मीन्स रस मीन्स हियर ए फ्लरी ऑफ हेस्टी एक्टिविटी. हमारी जो भाग दौड़ है उस भाग दौड़ को हम क्या करें, बिना भाग दौड़ के हम रहेंगे, स्टॉप रहेंगे. विदाउट इंजन, हम बल बिना अपने व्हीकल के क्या होंगे, रहेंगे. हम किसी प्रकार के इंजन को नहीं चलाएंगे. वी वुड ऑल बी टुगेदर. और ऐसी स्थिति में हम क्या होंगे, अपने एकपन का जो दृश्य है वो दिखाने का प्रयास करेंगे. हम ये महसूस करेंगे कि हम क्या हैं, टुगेदर हैं, एक साथ हैं. और इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और जब हम बल ऐसा महसूस करेंगे तो उसमें हमें क्या महसूस होगा कि हम जब इस प्रकार से रहेंगे तो हमें आश्चर्य होगा. और आश्चर्य के साथ हमें क्या होगा, इस प्रकार से सोचेंगे कि हमारे सामने क्या है, एक क्षण ऐसा भी है जिस क्षण में हम अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं. इन अनदर स्टेंजा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his halt hand. In this stanza, fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his halt hands. It means here the poet is telling harm means kill and gathering means collecting करना, इकट्ठा करना. और hurt जो दे रखा है it means wound, घायल जिसे कहते हैं, injured जिसे कहते हैं. तो कवि कह रहा है कि fishermen in the cold sea, जो मछुआरे हैं, जो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जा रखे हैं, जो ठंडे सागर में मछली को पकड़ने के लिए जा रखे हैं, would not harm whales. उन्हें बल कुछ क्षण के लिए मछलियों को पकड़ने के लिए रोक देना चाहिए. उन्हें मछलियां नहीं पकड़नी चाहिए, या फिर व्हेल नाम की जो मछली है उसको नहीं मारना चाहिए. एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और समुद्र के किनारे जो हमारे श्रमिक हैं, लेबर हैं, उनको बल क्या नहीं करना चाहिए. इस प्रकार के व्यक्तियों को मैन गैदरिंग साल्ट, जो बल व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे हैं, उनको बल क्या करना चाहिए, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड. हर्ट मीन्स मैंने आपको बताया कि हर्ट मीन्स वॉन्ड, इंजर्ड, घायल जो हाथ हैं, जो उन हाथों की तरफ बल क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि उन्हें
कितना नुकसान पहुंचा है। इट मीन्स उन्हें अपने कुछ क्षण के लिए जो अपनी एक्टिविटी जो नमक को गैदर करने की जो एक्टिविटी है उनको कुछ क्षण के लिए रोक देना चाहिए। मछुआरों को कुछ समय तक अपनी मछलियों का शिकार करना रोक देना चाहिए, और यदि वह ऐसा करते हैं तो ये सभी के लिए एक क्या होगा, एक्सोटिक मोमेंट होगा, एक असामान्य सा क्षण होगा। एंड then those who prepare green wars, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about their brother in the shade, doing nothing. In this stanza, the poet Pablo Neruda is telling those people who prepare green wars. इस इन पंक्तियों में कवि जो पेब्लो नेरुडा है वो बता रहे हैं कि दूज दूज उनके लिए आया है, उन लोगों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए आया है। दूज पीपल हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो लोग बल क्या करते हैं, युद्ध लड़ने की तैयारी करते हैं। ग्रीन वार से तात्पर्य यहाँ पे कवि ने बताया है कि ग्रीन वार्स मीन्स जो डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे नेचर को, हमारे प्रकृति को क्या करते हैं, जैसे पेड़ पौधों को काटना हुआ, इस प्रकार से किसी प्रकार के अपने एक्टिविटी ऐसे करते हैं जो नेचर के क्या हो, विरोध में हो। तो ऐसे लोगों को बल जो तैयारी करते हैं इस प्रकार के युद्ध करने की, वार विद गैस, या इस प्रकार से जो क्या करते हैं केमिकल बॉम्ब्स फॉर वार, युद्ध के लिए रासायनिक हथियार बनाते हैं। वार विद फायर, और यूज ऑफ फायर आर्म्स इन वार्स, युद्ध में बल जो क्या करते हैं, आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। तो कवि कहते हैं यहाँ पे विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, उन लोगों की विजय तो हो जाती है, वे जीत जाते हैं, लेकिन ऐसी विक्ट्री मीन्स ऐसी विजय है उनकी कि नो सर्वाइवर, सर्वाइवर मीन्स पर्सन हु कंटिन्यू टू लिव इन स्पीड ऑफ वार्स, मतलब युद्ध के बाद जीवित रहने वाले व्यक्ति। जो युद्ध होता है उस युद्ध के बाद जो सरवाइव करते हैं, जो व्यक्ति जीवित रहते हैं, वो बहुत कम मात्रा में रहते हैं, इसलिए बल उनकी जो विक्ट्री है वो क्या है, मीनिंगलेस है। एंड यहाँ पे कवि सजेस्ट करते हैं, पेब्लो नेरुदा इज टेलिंग हियर, सजेस्ट हियर, एंड वॉक अबाउट विद दियर, दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, ऐसे लोगों को बल क्या करने चाहिए, स्वच्छ वस्त्रों को पहन करके, और क्या करना चाहिए, एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स इन द सैड डूइंग नथिंग, वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, उन्हें बल अपने भाइयों, अपने रिलेटिव्स, जितने भी सगे संबंधी हैं उनके साथ घूमने के लिए निकल जाना चाहिए। इन द शेड, और वहां कहाँ पे बैठ जाना चाहिए उनको, इन द शेड ऑफ ट्री, अंडर द ट्री, वृक्ष के नीचे, छायादार वृक्ष के नीचे बैठ जाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में उनको उस समय वाल क्या नहीं करना चाहिए, डूइंग नथिंग, अपनी जो भी एक्टिविटी है उन सब एक्टिविटी को सीज कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, और कुछ नहीं करना चाहिए, अपने भाइयों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ घूमने निकल जाना चाहिए। एंड फर्दर द पोएट पेब्लो नेरुदा इज टेलिंग व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड with the total inactivity, it means the poet is telling what I want, कवि कह रहा है कि जो मेरा कहने का तात्पर्य है, जो मैं कहना चाह रहा हूं, should not be confused, confused means misunderstood, आपको बल उस पे क्या नहीं करने चाहिए, किसी प्रकार की क्या है, गलत फहमी या गलत समझ आपको डेवलप नहीं करनी चाहिए। हमारा तात्पर्य, मेरा तात्पर्य है विद टोटल इन एक्टिविटी की लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन के बारे में कवि ने कहा है कि लाइफ इज व्हाट अबाउट टोटल इन एक्टिविटी डूइंग नथिंग एट ऑल, हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, पूर्ण निष्क्रियता के बारे में कवि ने बताया है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, इट मीन्स कि कवि कह रहा है कि जीवन एक ऐसी चीज है कि लाइफ मीन्स एक्टिविटी, जीवन का अर्थ सक्रियता सी है। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, कवि कह रहा है कि आई रिफ्यूज नो टू एसोसिएट विद डेथ, मैं मृत्यु से जुड़ना नहीं चाहता, मेरा तात्पर्य है कि आप लोग मृत्यु से जुड़ जाएं, मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि लाइफ मीन्स एक्टिविटी, जीवन का तात्पर्य है कि हमें सक्रिय रहना है, हमें पूर्णतः निष्क्रिय नहीं रहना है।
परंतु बल क्या है इसके बीच, इफ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि बल हम इन सब की बीच यदि सोचते नहीं है, विचार नहीं करते हैं, और हम क्या हो जाते हैं, सिंगल माइंडेड जाते हैं, मतलब थिंकिंग ओनली ऑफ वन थिंग, केवल हम एक ही चीज के बारे में सोचते हैं, अबाउट कीपिंग आवर लीव मूविंग, और हम अपने जो एक्टिविटी हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परंतु बल क्या single minded and could do and once could do nothing, और इसके बीच जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो उस जीवन को आगे बढ़ाते समय बल कुछ क्षण के लिए हम बल अपनी जो एक्टिविटी है उनको सीज करते हैं, कुड डू नथिंग, कुछ न करते हैं, तो ऐसे में बल क्या होगा, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, वह बल क्या होगी, शायद बल हम उसको क्या मान सकते हैं, एक बड़ा सा मौन हम उसको मान सकते हैं। हम अपने आप को बल कभी यह नहीं समझ पाएंगे कि हम क्या हैं, बहुत बड़े मौन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वह जो उदासीपन हमारे अंदर है, वह उदासीपन बल क्या होगा, हमको इंटरप्ट करेगा, हमको रोकेगा, हमारी जो उदासीता है, हमारी जो चुप्पी का जो क्या है एक विचार है, वो उसको तोड़ने में बल सहायक सिद्ध होगा। ऐसी चुप्पी ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जिसमें बल हम क्या कभी भी अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और जब बल अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में हम अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को कोसते हैं, थ्रेटन करते हैं और सेल्फ विद डेथ, कि हम क्या हैं, मृत्यु के समान हैं। तो कभी कहता है कि बल ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि विद टोटल इनएक्टिविटी हमें बल पूर्ण तरह निष्क्रिय नहीं होना है, बल्कि हमें क्या है, अपनी जो एक्टिविटी है फॉर सम टाइम टू सीज, अपने एक्टिविटी को कुछ क्षण के लिए हमें क्या करना है, सीज करना है। In the last stanza, the poet is telling, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. In this last stanza, the poet Pablo Neruda is telling, later means afterward, perhaps the earth can teach us, शायद बल जो हमारी धरा है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो हमें एक शिक्षक के रूप में सिखाती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब बल क्या होता है, इस धरती पर एक समय ऐसा आता है, वन टाइम इज एज कम व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब बल सब कुछ क्या होता है, मरे हुए के समान प्रतीत होता है। पृथ्वी पर सब चीज क्या होती है, नीरस होती है, और वह समय होता है विंटर सीजन, जो शरद ऋतु का समय होता है, पतझड़ ऑटम सीजन जिसे कहते हैं, पतझड़ का समय होता है। उस समय पृथ्वी ऐसी प्रतीत हो रही है कि सब कुछ क्या हो गया हो, खत्म हो गया हो, पृथ्वी मरी हुई के समान लगती है। बट दैट टाइम हम कह सकते हैं उस समय बल पृथ्वी क्या कर रही होती है, जो है पृथ्वी अपने रेस्टिंग पोजीशन में होती है। द अर्थ टीच अस हाउ टू सर्वाइव ऑन इट, या पृथ्वी हमको यह सिखाती है कि कैसे हम इस धरा पे क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। द अर्थ लुक्स दैट टाइम इनएक्टिव इन विंटर, पृथ्वी क्या लगती है उस समय, एक निष्क्रिय लगती है उस समय इस शरद ऋतु में। एंड इट लुक्स डेड, वह पृथ्वी मरे हुए के समान लगती है। बट द फैक्ट इज दैट, परंतु कवि का कहने का तात्पर्य है कि इस समय पृथ्वी का जो मुख्य रूप से इस प्रकार की दशा में आने का तात्पर्य है कि दैट सच रेस्ट गिव्स हर टाइम टू स्टार्ट लाइफ, जो पृथ्वी उस समय आराम की अवस्था में होती है, मृत अवस्था में होती है, आराम करने की अवस्था में होती है, जो वो आराम जो करती है, गिव्स हर टाइम टू स्टार्ट लाइफ फ्रेश, उसे बल अपने जीवन को पुनः ताजगी से शुरू करने का क्या होता है, एक समय होता है। और जब बल क्या होता है, स्प्रिंग सीजन आता है, बसंत ऋतु आती है, उस समय वो अलाइव लगती है, जीवित लगती है। तो इसलिए कवि का तात्पर्य है यहाँ पे कि नाउ आई विल काउंट अप द 12 एंड यू कीप क्वाइट
एंड आई विल गो। कभी कहता है कि जैसे ही बल मैं 12 तक जो है असेंडिंग ऑर्डर में गिनती करूंगा, गिनूंगा, तो आप कुछ क्षण के लिए जो अपनी एक्टिविटी है उसको सीज करेंगे, रोकेंगे, ताकि बल हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, अपने को समझ सकें, और पुनः जिस प्रकार से पृथ्वी स्प्रिंग सीजन में, धरा जो अर्थ है स्प्रिंग सीजन में क्या होती है, अलाइव होती है, उसी प्रकार से बल जो है हम पुनः क्या करें, अपनी एक्टिविटी को फुल एनर्जी के साथ क्या कर सकें, फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ा सकें। तो ये कवि वहां पे कहता है, द पोइट सजेस्ट टू अस ऑल द ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टू कीप स्टिल। जो इस धरा पे जितने भी ह्यूमन मानव जाति हैं, मानव मनुष्य हैं, जो लिविंग बीइंग है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, टू कीप स्टिल, कुछ क्षण के लिए इन क्या करना चाहिए, उन्हें शांत रह जाना चाहिए, टू कीप साइलेंट, मौन रह जाना चाहिए, एंड टू सस्पेंड आवर एक्टिविटी, मतलब हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं उनको सस्पेंड करना है, रोकना है। इट विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट देन, वो हमारे लिए क्या होगा, एक एकदम जो है असामान्य एक्सोटिक एक क्षण होगा। एंड फॉर वी ऑल फील टुगेदर, ऐसी अवस्था में हम सब क्या करेंगे, एकता की भावना को क्या करेंगे, महसूस करेंगे, वननेस जिसे कहते हैं, इन सडन सरप्राइज, और ऐसे में हमको एक क्या मिलेगा, आश्चर्य मिलेगा। दिस एक्ट विल प्रोवाइड सम मोमेंट टू इंट्रोस्पेक्ट क्वालिटी, और इस प्रकार को हम जो ये एक्टिविटी क्रियाकलाप हैं विल प्रोवाइड, हमें प्रदान करेगी, सम मोमेंट, कुछ इस प्रकार के समय क्षण, टू इंट्रोस्पेक्ट क्वाइटली हम्बल, शांत बैठ करके आत्मचिंतन करेंगे, मनन करेंगे। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, और जब हम ऐसे रहेंगे तो हमें क्या होगा, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, अपने आप को समझने के लिए हमें क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। इट विल गिव अस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हमें एक दूसरे को समझने की क्या देगा, एक समय मिलेगा। वी विल फील सैड, हम्बल महसूस कब करते हैं, बिकॉज वी नेवर अंडरस्टूड आवर सेल्फ, जब कभी हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, एंड वी प्रिटेंड आवर सेल्फ इज डेथ, हम स्वयं अपने आप को मरे हुए के समान मानते हैं। परंतु in the last stanza the poet is telling the earth can teach us that everything seems dead, मतलब लास्ट स्टेंजा में कभी क्या कहता है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, जो पृथ्वी धरा है शायद बल उससे हमें एक शिक्षा मिल सकती है कि दैट एवरीथिंग सीम्स डेड इन विंटर, जैसे ही शरद ऋतु आती है उस समय सब कुछ क्या हो जाता है, मरे हुए के समान लगता है। बट एज द स्प्रिंग कम्स, जैसे बल बसंत ऋतु प्रारंभ होती है, इन एवरीथिंग बिकम अलाइव, सब कुछ जीवित प्रतीत होता है। दिस पीरियड ऑफ विंटर गिव्स, जो ये शरद ऋतु का जो समय होता है वो रेस्टिंग टाइम होता है, पृथ्वी का, धरा का, नेचर का, प्रकृति का जो है एक आराम करने का समय होता है। और जब वह कुछ समय तक आराम करते हैं, करती है, तो एंड लेजर टू द अर्थ, जब पृथ्वी को अवकाश मिलता अपने आप को समझने का, आत्मचिंतन करने का, इंट्रोस्पेक्शन करने का, तो इसीलिए यही होता है कि हेंस वी ऑल नीड रेस्ट। इसी प्रकार से बल, जिस प्रकार से पृथ्वी क्या करती है, आराम करती है, और जैसे स्प्रिंग बसंत ऋतु आती है सब कुछ अलाइव हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाता है, हरियाली छा जाती है, इसी प्रकार से हेंस वी ऑल नीड रेस्ट। अब पृथ्वी पर जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उन सबको आराम की आवश्यकता पड़ती है, लेजर की आवश्यकता पड़ती है, अवकाश की आवश्यकता पड़ती है, कुछ समय के लिए पूर्वंश, ताकि बल क्या कर सकें, टू इंट्रोस्पेक्ट क्वाइटली, पूर्ण रूप से हम क्या कर सकें, आत्मचिंतन कर सकें और मनन कर सकें। दिस इज द थीम ऑफ दिस पोएम, कीपिंग क्वाइट। आई होप यू विल ट्राई अगेन एंड देन सेंड मी द question, the question which you don't know about clear in the stanza in this poem. Okay, thanks.